हेलो एवरीवन, क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक रहेगा सीजी कोफिशिएंट्स, दैट मीन्स क्लेब्स-गॉर्डन कोफिशिएंट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये टॉपिक हम जब स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ टू और मोर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जब होता है सिस्टम में, उस समय पर सीजी कोफिशिएंट जो है ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम सिंपलेस्ट केस लेकर के चलते हैं जहां हम टू एंगुलर मोमेंटा जो है उनको कपलिंग करवाएंगे और फिर हम देखेंगे सीजी कोफिशिएंट्स को हम कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, सीजी कोफिशिएंट्स जो है क्या होते हैं इसको हम एक डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ हम इसका कॉन्सेप्ट जानने के बाद एक एग्जांपल करेंगे और फिर जो इसकी टेबल है, सीजी कोफिशिएंट की टेबल जो है वो ग्रिफिथ्स की बुक में भी दिया हुआ है। बेसिकली आप उसको कैसे रीड करते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। सो कंसिडर करते हैं कि J1 और जो J2 है, दीज आर टू एंगुलर मोमेंटा। ठीक है ना, ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटा है ऑफ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जब ये आपस में कपल करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटा मिल जाएगा J1 प्लस में J2। ठीक है, अधिकतर देखो इसका एटॉमिक फिजिक्स में ज़्यादा यूज आता है, LS कपलिंग जैसे आपने पढ़ा होगा, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ओके, और JJ कपलिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कपल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ हीलियम एटम्स, ये भी आपस में क्या करेंगे, कपल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है टोटल एंगुलर मोमेंटा हो जाएगा J1 प्लस में J2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जब दो वेक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट वाज J1 प्लस J2 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है J1 माइनस J2। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अभी बेसिकली हमने टू एंगुलर मोमेंटा को आपस में कपल करवाया, इंटरेक्ट करवाया और फिर देखा कि टोटल एंगुलर मोमेंटा हमें ये मिल रहा है। एक बात आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे J है, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग J² होगा और JZ होगा, है ना। ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, J² और JZ का अगर आप कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करते हैं दैट वाज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस थिंग। आप इसको प्रूव भी कर देंगे बहुत जल्दी ही। जैसे J² JZ, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो JX² प्लस JY² प्लस JZ²। ठीक है, और JZ के साथ आप इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो सोल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर हो जाएगा JX² विद द JZ प्लस में JY² विद द JZ, और देखो JZ² का JZ के साथ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सो थर्ड विल बी 0। यहां प्रॉपर्टी यूज करना है कम्यूटेशन ब्रैकेट का। सो प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, सो आई एम गेटिंग JX, देन वी हैव JX JZ प्लस में फिर यहां से आ जाएगा JX JZ एंड देन वी हैव JX। सिमिलरली यहां पर भी हमने यूज करना है प्रॉपर्टी को, तो आएगा JY, ठीक है, JY JZ और प्लस में हो जाएगा JY JZ एंड JY। ठीक है, तो अभी देखो ऐसे होता है ना, X Y और Z आप ऐसे चल रहे होते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। X के बाद Z आ रहा है, सो X के बाद Z आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा माइनस आयोटा H कट। ठीक है, एंड देन वी हैव JX JY। ठीक है, सॉरी JY है ना, यहां पर JY आएगा ना, ओनली एंड ओनली, तो ये हमारे पास हो जाएगा JY। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा और JX यहाँ मल्टीप्लाइड था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस आयोटा H कट JX JY, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आगे क्या है हमारे पास, X के बाद Z, फिर दोबारा से वही चीज़ है, तो माइनस का आयोटा H कट एंड देन वी हैव JY एंड JX। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो माइनस का, ओके, माइनस का आयोटा H कट, Y के बाद Z आ रहा है ना, तो Y के बाद Z, सो Y के बाद Z आएगा, इट मीन्स प्लस में हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो प्लस का आयोटा H कट एंड देन JX और यहाँ हमारे पास हो रहा है JY एंड एट लास्ट वी हैव प्लस आयोटा H कट JX एंड देन JY। आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के सिमिलर है, तो बेसिकली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, दिस ऑल आर कैंसिलिंग आउट एंड गिव्स यू द नेट वैल्यू 0। ओके, तो J² का JZ के साथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कम्यूटेशन ब्रैकेट, सो दैट गिव्स मी द वैल्यू 0, यानी दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। और ध्यान रखेंगे अगर हमारे पास में टू ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उनका सेम आइगन स्टेट्स होता है, तो यहां J² और JZ का सेम आइगन स्टेट है एंड दैट वाज J, M। आप इसके ऊपर ऑपरेट करवा लीजिए, जैसे J² पे आप ऑपरेट करवाएंगे JM को,
तो क्या रिजल्ट आता है, आपके सामने रिजल्ट आएगा अंडर रूट में j ऑफ j प्लस 1। ये तो किसके लिए आया, j के लिए, बट आप j स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर ये अंडर रूट नहीं आएगा इस केस में, ठीक है। एंड देन वी हैव h कट स्क्वायर एंड देन j कॉमा m, ये मेरे पास आ गया। इसी प्रकार से jz अगर आप ऑपरेट करवा रहे हैं तो ये jm पर ऑपरेट करवाने पर मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, m, ठीक है, m h कट एंड देन वी हैव j कॉमा m। आप देख सकते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल रही है ना आपको, देखो सेम टू सेम वही स्टेट मिल रही है आपको विद द आइगन वैल्यू दिस एम एच कट, और यहाँ हमें मिल रहा है जे ऑफ जे प्लस 1। तो ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। जब आपने जे स्क्वायर को इसके ऊपर ऑपरेट करवाया तो रिजल्ट ये मिला, और जब आपने जे जेड को इसके ऊपर ऑपरेट करवाया तो रिजल्ट हमें ये मिलता है। अब देखो सेम कहानी जो है ना, ये हमारे पास J1 के लिए भी ट्रू है और J2 के लिए भी ट्रू है। बस आप क्या काम कीजिएगा कि यहाँ J1 M1, J2 M2, J1 स्क्वायर JZ1, ठीक है, इस प्रकार से सबस्क्रिप्ट जो है ना आप यूज कर लेंगे। J1 के लिए सब जगह 1 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, J1 यहाँ पर J1 M1, ठीक है, M1 यहाँ पर J1 स्क्वायर JZ1, ठीक है, इस प्रकार से। और इन द सिमिलर वे J2 के लिए है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो Jm है दिस इज द कॉमन आइगन स्टेट ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स, ठीक है। ये दो ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास कॉमन आइगन स्टेट लाई होती है। ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे होते हैं तो उनके सेम आइगन स्टेट्स हमारे पास लाई करते हैं। तो अभी अगर हम बात करेंगे यहां पर जब आपस में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, J1 और J2 आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो आप ये देखिए कि J1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, J1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट क्या होगा, J1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट होना चाहिए J1 कोमा M1, ठीक है। इन द सिमिलर वे J2 के साथ क्या होगा, ठीक है, J2 कोमा M2, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं डिनोट। ओके, अच्छा अभी देखो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में आप कह सकते हैं एक तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अनकपल्ड सिस्टम में अगर J1 M1, ठीक है, इसे आप अलग लिखेंगे एंड दिस इज हमारे ये होता है कैट प्रोडक्ट, या इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या टेंसर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप आइगन स्टेट्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से J2 M2, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग आप रिप्रेजेंट करें बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द अनकपल्ड आइगन स्टेट। आप अनकपल्ड आइगन स्टेट हमारे पास ये आने लग रहा है, ठीक है। अभी जब ये इंटरेक्ट आपस में करेंगे तो इन्हीं सेट को, ठीक है ना, ये कंप्लीट जो सेट हमारे पास आ रहा है ना, एक J1 M1 J2 M2, ये जो कंप्लीट सेट है आइगन स्टेट्स का, दिस फॉर्म्स एक्चुअली बेसिस, ये बेसिस फॉर्म करता है। ओके, तो कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट्स, कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की बात अगर हम करें तो कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास, J1 J2 M1 और M2, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सेट एंड इट फॉर्म्स बेसिस, ठीक है। तो देखिए ये बेसिस का मीनिंग क्या होता है, बेसिस का मीनिंग होता है जैसे आपने थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स से आप रिलेट कीजिए। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा I कैप J कैप K कैप, ठीक है, ये सब ऑर्थोगोनल होते हैं, और I कैप J कैप K कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। ओके, तो ये आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन जब रोटेटिंग फ्रेम्स की बात करते हैं, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स का जब आप डेरिवेशन करते हैं तो उस समय आप ये यूनिट वेक्टर्स कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहे होते हैं। तो आप यहां डिनोट करेंगे I प्राइम, J प्राइम और K प्राइम, ये डिनोट करते हैं आप लोग। और फिर देखो ये अलग से एक बेसिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास वेक्टर्स का ही सेट है एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और ये I कैप J कैप K कैप, दिस फॉर्म्स एन अनदर बेसिस, दिस फॉर्म एन अनदर बेसिस, और ये इसमें ट्रांसफर हो सकता है, आपने किया भी था डेरिवेशन के दौरान, तो ये बेसिस इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इन द सिमिलर वे आप ऐसा कहने लग रहे हैं कि J1 J2 M1 M2 जो है ये हमारे पास एक बेसिस है, या आप ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट्स है ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहां पर एक डिसएडवांटेज है, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं ना तो बेसिकली ये जो है ना J या J स्क्वायर JZ, इनका आइगन स्टेट ये नहीं है। ये किसका आइगन स्टेट है, ये आइगन स्टेट या तो J1 का है या फिर J2 का है। इसी प्रकार से J1 स्क्वायर का, J2 स्क्वायर का, ठीक है, इस JX स्क्वायर का, JY स्क्वायर का, JX स्क्वायर JY स्क्वायर का भी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि वो कम्यूट नहीं करते हैं आपस के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि J1 स्क्वायर का, J2 स्क्वायर का, और इसी प्रकार से JZ1 स्क्वायर, सॉरी JZ1 और JZ2, ठीक है। तो ये जब आप ऑपरेटर्स डिफाइन कर रहे हैं ना इसके लिए, ठीक है, हाँ,
J1 और J2 के लिए, तो इनके हमारे पास में ये आइगन स्टेट जो है वो लाई कर रहे हैं। दिस इज द आइगन स्टेट ऑफ दीज 4। ओके, तो अभी अगर आप लोग इसमें जे स्क्वायर या JZ के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये इसका आइगन स्टेट नहीं है, ये इसका आइगन स्टेट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको एक अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट इस प्रकार से आप डिफाइन करें कि आप लोग जो है ना यहां पर जैसे 4 ऑपरेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपने यहां पर कंसिडर किया है ना, इन द सिमिलर वे यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि अनदर जो सेट है हमारे पास, अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट्स, ठीक है, अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट दैट फॉर्म कंप्लीट बेसिस, ठीक है, ऑफ दिस सिस्टम इज। अब देखो अनदर सेट क्या हो सकता है? अनदर सेट हमारे पास हो सकता है, ठीक है, जे स्क्वायर, ठीक है, इसके अलावा या फिर J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर, J स्क्वायर और JZ। ये देखो ये अनदर सेट है। आप कैसे कह सकते हैं अनदर सेट है? क्योंकि आप इनके बीच का जब कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे ना तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आप चाहे J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर का निकाल लो तो 0 आएगा, J1 स्क्वायर J स्क्वायर का निकाल लो 0 आएगा, J स्क्वायर JZ का निकाल लो 0 आएगा। तो मतलब इनके बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन आने वाले हैं उन सबकी वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इन सभी का एक कॉमन आइगन स्टेट जो है वो लाई करेगा। तो ये एक अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट है जो इस सिस्टम के लिए आप डिफाइन करने जा रहे हैं। क्योंकि आपस में जैसे J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर, इसका कम्यूटेशन ब्रैकेट कितना आएगा? 0, J स्क्वायर JZ 0, J स्क्वायर J2 स्क्वायर 0, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं J1 J2 एंड देन वी हैव J, M। ये हमारे पास अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट्स है। सो दिस इज ए बेसिस, दिस इज ए बेसिस, दिस फॉर्म बेसिस, दिस फॉर्म बेसिस। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वैसे जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे ना, वैसे यहां पर भी है। आप इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बेसिकली इसको आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि जो J1 J2 है और यहां पर भी J1 J2 है, दीज आर एक्चुअली कॉमन, ये दोनों में कॉमन आने लग रहा है ना, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा डिनोट कर दीजिए यहां पर M1 M2। ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है। एंड इट ट्रांसफॉर्म किसके अंदर? J, M, ठीक है, या फिर आप इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स भी पॉसिबल होता है। ओके, तो अभी अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो JM को हम लोग M1 M2 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है, देखो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको जो है ना इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो आप लिखेंगे तो यहाँ जो कॉफिशिएंट्स आपके सामने आते हैं ना, उनको बोलते हैं CG कॉफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? CG कॉफिशिएंट्स हम लोग बोलते हैं। प्रॉब्लम्स में आपको J1 J2 गिवन रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में जब आपको J1 J2 गिवन रहेगा तो आप क्या करेंगे? कोरस्पॉन्डिंगली M1 M2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नेट J फाइंड आउट करेंगे, नेट M फाइंड आउट करेंगे। ये नेट M कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे M का वैल्यू होता है M1 प्लस में M2। M का वैल्यू कितना होता है? M1 प्लस M2। कैसे कह सकते हैं ये चीज? देखो अगर हम लोग M की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि J का वैल्यू Z डायरेक्शन में, J का वैल्यू Z डायरेक्शन में। M1 की बात करें इसका मतलब क्या हुआ कि J1 का Z कंपोनेंट। M2 की बात करें इसका मीनिंग क्या हुआ? J2 का Z कंपोनेंट। सिंस ऑल लाई इन द Z डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, या फिर आप ऐसा कहिए कि JZ इज इक्वल टू हो जाएगा J1Z प्लस में हो जाएगा J2Z। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया, ये जो आइगन स्टेट है ना, दिस आइगन स्टेट, ये हमारे पास J या J स्क्वायर JZ इनका आइगन स्टेट नहीं है। आप इस बात को वो भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो हमने J स्क्वायर कैलकुलेट किया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J स्क्वायर एक्चुअली? द वैल्यू ऑफ J स्क्वायर वुड बी, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा J1 प्लस J2 डॉट J1 प्लस में J2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस का 2 एंड फ्रॉम हियर J1 डॉट J2, ठीक है। नाउ J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस का, अब देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ऑफ। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस J1x, ठीक है, J1x J2x प्लस में हो जाएगा J1y एंड J2y और प्लस में हो गया J1z एंड J2z, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये जो आइगन स्टेट है ना, ये आइगन स्टेट अगर आप J स्क्वायर पर ऑपरेट करेंगे तो बेसिकली
ये इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, लेकिन ये जो है ना J1x J2x और J1y J2y इसका हमारे पास आइगन स्टेट नहीं है, तो कोरस्पॉन्डिंगली J स्क्वायर का भी आइगन स्टेट नहीं है। तो ये आइगन स्टेट जो है सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया गया है, J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर J1z और J2z के लिए है, ना कि J स्क्वायर के लिए। तो यहां जो लेफ्ट हैंड साइड में आप J देख रहे हैं, इंटरेक्ट होने के बाद तो नेट मुझे J ही मिलने वाला है ना, तो उस J का तो आइगन स्टेट नहीं है, तो मुझे अनदर सेट जो है डिफाइन करना पड़ेगा। एंड अनदर सेट ऑफ आइगन स्टेट जो कंप्लीट बेसिस यहां पर फॉर्म कर रहा है वो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास ये है, क्योंकि इनके बीच का जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर पा रहे हैं। और क्योंकि आपने एक ही सिस्टम के लिए टू सेट ऑफ आइगन स्टेट डिफाइन कर दिए, टू कंप्लीट सेट ऑफ आइगन स्टेट जो है डिफाइन कर दिए, तो एक जो है वो आप दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो सकता है बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैट्रिक्स जो यहां बनता है ना, दैट वाज यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, और ये हमारे पास है Jm और ये हमारे पास M1 M2। तो वो प्रॉब्लम के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा कैसे आप इसको डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कहानी था CG कोफिशिएंट्स का व्हेन यू ऐड टू एंगुलर मोमेंटम। टू एंगुलर मोमेंटम जब आप यहां पर करते हैं ना ऐड, उस समय का ये हमारे पास में CG कोफिशिएंट डिफाइन करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, समझेंगे इस चीज को। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास J1 का वैल्यू है मान लीजिए हाफ के इक्वल और J2 का वैल्यू भी हाफ के इक्वल है। ठीक है, सो दीज आर वैल्यूज ऑफ J1 J2। ठीक है, ये वो वाला J नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 जो हम लिख रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू था ये। ठीक है, दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम था, लेकिन जब इसका आइगन स्टेट हम डिफाइन कर रहे थे ना, विच इज Jm, तो ये जो J है ना, दिस वाज दैट J1 J2। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए J1 J2। ओके, तो अब जब ये कपल करेंगे आपस में, तो J का मैक्सिमम वैल्यू होगा J1 प्लस J2, मिनिमम वैल्यू होगा J1 माइनस J2। ठीक है, अच्छा अभी देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो J1 का वैल्यू हाफ गिवन है, J2 का वैल्यू हाफ गिवन है, CG कोफिशिएंट्स आपने यहां से कैलकुलेट करना है। तो एक तो तरीका है कि अगर आपको डायरेक्टली CG टेबल दे रखी है ना, तो आप तो डायरेक्टली वहां से बता सकते हैं, बट जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं तो उसमें तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिकली सबसे पहले तो जब ये दोनों कपल करेंगे, सो गिव्स मी नेट J, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगा और मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास इसका होगा। मैक्सिमम वैल्यू है J1 प्लस का J2, दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम M डिफाइन करें, ठीक है, Z कंपोनेंट जो है ना ये M, ठीक है, ये डिफाइन करें तो कितना होना चाहिए, माइनस J से J। ठीक है ना, देखो M का जो वैल्यू जाता है कहां से कहां तक, माइनस J से लेकर के प्लस J तक, तो यहां हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक, यानी -1 0 और 1। फिर हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की। सो मिनिमम वैल्यू शुड बी J1 माइनस J2, दैट इज हाफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, और इसके करस्पॉन्डिंग M का वैल्यू कितना आ गया, 0। ओके, अच्छा ये हमें क्या मिला, ये हमें एक्चुअल में सबसे पहले तो J का वैल्यू मिल चुका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ J, दिस गिव्स मी J, एक बार 1 तो उसके करस्पॉन्डिंग M का वैल्यू कितना है, -1 0 1, और एक बार J का वैल्यू 0 तो करस्पॉन्डिंग M का वैल्यू कितना है, 0। तो बेसिकली आपको ये तो मिल चुका है, ये चीज तो आपको मिल गया, लेकिन जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके अंदर, M1 और M2, अब M1 M2 की बारी आती है। M1 M2 क्या होना चाहिए, देखो खुद से हम देख सकते हैं, M1 का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो J1 है हाफ, तो M1 का वैल्यू कितना होगा, -J1 टू J1, यानी हो जाएगा -हाफ और हाफ। इन द सिमिलर वे क्या यही हमारे पास M2 होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अब आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कॉम्बिनेशन किसका, एक तो Jm और यहां से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं M1, M2। ठीक है, तो देखो यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, J, M, तो 1, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 0, एक तो ये केस पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहेगा J का वैल्यू फिक्स 1, तो M का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, तो 1 -1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट में 1 और 1। ठीक है, अब M1 M2 की बारी आती है। M1 M2 में पॉसिबल केस ये बन सकते हैं -हाफ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो -हाफ हो सकती है हाफ, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, -हाफ, नेक्स्ट इज -हाफ, फिर नेक्स्ट इसके बाद हाफ और -हाफ, एंड द लास्ट वन इज हाफ एंड हाफ। ठीक है, अब आपने कुछ इस प्रकार से रिलेट करना है कि M का वैल्यू क्या होना चाहिए, M1 प्लस में M2। ठीक है, अगर ये हमारे पास आना चाहिए, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो इनको आप ढूंढिए एक बार कि M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 आपको किस कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे
देखो यहां तो देखो जीरो है, m का वैल्यू यहां पर भी जीरो है, देखो ना m की वैल्यू यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, तो ये दोनों तो सुपर पोजिशन स्टेट में लाई करेंगे। आप इन दोनों के लिए फाइंड आउट कीजिए, जब j का वैल्यू 1 और m का वैल्यू -1 होगा और j का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 1 होगा, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए आपको पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर देखने को मिलेगी। तो बताइए कि -1 m का वैल्यू कब आ सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला m = m1 + m2। जिस समय पर ये -1 कब आ सकता है, ये -1 तब आएगा जब ये वैल्यू भी -½ हो और ये वैल्यू भी -½ हो, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 - 1 कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास हो जाएगा CG कोफिशिएंट एंड देन वी हैव -½ तो बेसिकली CG कोफिशिएंट इसके अंदर 1 है ना, कोई सुपरपोजिशन थोड़ा ना हो रहा है इसके अंदर कि आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, CG कोफिशिएंट का वैल्यू 1। क्या कोई और भी हमारे पास केस पॉसिबल है, देखो 1 1 है तो m का वैल्यू 1 कब पॉसिबल हो सकता है, एक ही केस में, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, और वो कौन सा, जब दोनों आप कितना ले लें, हाफ और हाफ। दैट मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 1, ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा CG कोफिशिएंट 1 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हो जाएगा हाफ और हाफ। दीज आर द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, ठीक है। तो इसे एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 हम लोग नाम दे देते हैं, क्या पता इनका आगे जाकर के यूज हो। ओके, अब m = m1 + m2 का यूज करते हुए आप 2 स्टेट्स जो है ना वो सुपर पोजिशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सा, देखो एक तो 0 0, तो m के कॉरस्पॉन्डिंग 0 यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी। इस केस में देखें तो 0 आपको मिल सकता है m1 + m2 करके यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये दो जो है ना आपके पास सुपर पोजिशन में लाई करेंगे। कैसे, उसको कैसे डिफाइन करें, अभी देखो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमने 1 - 1 को जो है -½ में जो है हमने एक्सप्रेस कर दिया और यहां पर भी हमने 1 1 को एक्सप्रेस कर दिया। तो देखो 1 - 1 ये वाला और 1 1 ये दोनों तो हो चुके काम इनका पूरा। अब 0 0 और 1 0 की बात रहती है ना, तो दोनों केस में m का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0, और m का वैल्यू हमें 0 कहां से मिलेगा, यहां देखो -½ और ½ -½ तो ये जब दोनों ऐड होंगे तभी हमें मिल सकता है, इन दोनों से तो मिलने से रहा हमारे पास, ठीक है। तो सुपर पोजिशन में हमारे पास ये लाई करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग 1 0 के लिए डिफाइन कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, देन सम CG कोफिशिएंट C1 और यहां हो जाएगा एक बार ½ -½ एंड दूसरी बार हमारे पास हो जाएगा -½ और ½ आप देख सकते हैं दिस इज m1 m2, दोनों ऐड होकर के m का वैल्यू कितना दे रहे हैं, 0, इसलिए इन दोनों को सुपर पोजिशन में लिखा गया है। C1 C2 क्या है, दीज आर अननोन्स, इन्हीं को CG कोफिशिएंट्स कहा गया है। ये वैल्यूज आपने यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, देखो यहां हमें 0 मिलना चाहिए ना, इस यहां 0 मिलना चाहिए और यहां पर एक बार ½ -½ तो थोड़ा सा आप सोचिए एक बार कि इक्वेशन 1 में अगर आप यहां J+ अगर आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, J+ अगर आप ऑपरेट करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में तो -1 + 1 बन करके यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा m का वैल्यू, जो कि यहां पर भी है। फिर राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो एक बार जो है ना J+ ऑपरेट होगा इस फर्स्ट वाले पे, क्योंकि ये दोनों m1 m2 है ना, तो देखो m का वैल्यू चेंज कर देता है ना, J+ या J- ऑपरेट करने पर m का वैल्यू +1 भी हो सकता है, m का वैल्यू -1 भी हो सकता है, m+1 m-1 डिपेंडिंग कि आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं, J+ की J-। तो यहां पर एक बार ऑपरेट होगा इस पर तो m1 का वैल्यू चेंज कर देगा, m2 को सेम रखेगा। दूसरी बार क्या करेगा कि m1 का सेम रखेगा वैल्यू, m2 को चेंज कर देगा, ठीक है, इंक्रीज बाय 1। नेक्स्ट आप यहां से ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में J- ऑपरेट कर देता हूं दोनों तरफ तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहेंगे, J+ ऑपरेट करना चाहते हैं इसके ऊपर या फिर J- ऑपरेट करेंगे। बेसिकली रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा ही मिलने वाला है और कंपैरिजन करने पर मुझे C1 C2 मिल जाएगा इजीली। ओके, सो लेट अस कॉल कि हम J- जो है ना इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। सो J- अगर ऑपरेट किया जाएगा तो लेफ्ट साइड में देखो हमारे पास है 1 1, दिस इज इक्वल टू, अब J- जब यहां ऑपरेट करेंगे तो एक बार ऑपरेट होगा इस हाफ पर, दूसरी बार ऑपरेट होगा इस हाफ पर, तो बेसिकली यहां हो जाएगा J1- ½ एंड देन वी हैव J2- एंड ½ ठीक है। ये J1- का मीनिंग क्या हुआ कि J- ऑपरेट ऑन द फर्स्ट वैल्यू एंड J- ऑपरेट ऑन द सेकंड वैल्यू, ठीक है, विच इज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, J+- जब ऑपरेट होता है Jm पर तो रिजल्ट क्या आता है ये आपने ध्यान रखना होता है। अंडर रूट में इसका फॉर्मूला होता है J- + m, J+- m+1 एंड देन वी हैव J, m+-1, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर राइट साइड एज वेल। ओके, राइट साइड में भी सेम हमारे पास ट्रू रहेगा। अच्छा, अभी देखो आप फॉर्मूला यूज करें, लेफ्ट साइड में बताइए कितना आएगा। देखो J का वैल्यू कितना है इस केस में 1 और m का वैल्यू भी कितना है 1, और क्योंकि माइनस आप ऑपरेट करें तो माइनस की जगह यहां पर क्या आएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा माइनस, सो 1 + 1 विच इज √2, ठीक है।
और मल्टीप्लाई फिर यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। एंड देन वी हैव 1 कोमा और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज 0। ये तो मेरे पास आ गया लेफ्ट साइड, सही बात है। लेफ्ट साइड मतलब √2 इंटू √2 और ये हमारे पास हो जाएगा 1 0। दिस इज द आइगन वैल्यू और ये हमारे पास में आइगन स्टेट है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, फिर देखो फर्स्ट वाले ऑपरेट करना है, ठीक है। यहां पर ये हाफ, तो क्या होगा, हाफ और हाफ लेकर के चल रहा है ना इस केस में, तो ये भी रिजल्ट हमें सेम देगा, ये भी रिजल्ट सेम देगा। ये जो हमारे पास आइगन वैल्यू ये तो सेम मिलने वाली है दोनों केस में, ये तो हमें सेम मिलेगा ना, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है, हाफ हाफ के इक्वल ना, तो ये वैल्यू हमें सेम टू सेम मिलेगा, बट ये वैल्यू डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर देखो हाफ प्लस हाफ माइनस ऑपरेट कर रहे हैं, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, यहां पर हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ माइनस हाफ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा, तो टोटली 1 मिल रहा है, मतलब मुझे ये टोटल कितना मिल रहा है 1। सो अगर 1 मिलेगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर हाफ और माइनस हाफ एक बार, और दूसरी बार क्या होगा माइनस हाफ और हाफ, एक बार यहां ऑपरेट हुआ एक बार यहां ऑपरेट हुआ, ठीक है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर। आप एक काम और कर लीजिए, ये जो √2 है ना इसको आप नीचे भेज दीजिए, ठीक है। सो दिस वाज 1/√2 और यहां पर कितना हो जाएगा 1/√2। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इक्वेशन एज 3। अब 3 और 4 देखो आपस में जो है ना आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। तो कितना आ रहा है, तो C1 का वैल्यू भी 1/√2 आ रहा है और C2 का वैल्यू भी 1/√2 आ रहा है, तो ये हमें CG कोएफिशिएंट मिल गए। तो बेसिकली 1 0 के लिए हमने सोल्व कर लिया, फिर 1 माइनस 1 के लिए CG कोएफिशिएंट 1 आ रहा है और 1 1 के लिए हमने सोल्व किया तो कितना आ रहा है 1 के इक्वल। अब बच गया ये 0 0, ठीक है। तो बेसिकली ये 0 0 है, जहां m का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो बेसिकली इसको भी इसी फॉर्मेट में आपने रिप्रेजेंट करना है विद सम अनदर CG कोएफिशिएंट्स, लेट अस कॉल देम C3 एंड C4। सो दैट इज इक्वल टू C3, यहां पर हो जाएगा हाफ माइनस हाफ, रिजल्ट देखो ना m1 प्लस m2 0 मिल रहा है यहां पर भी, ठीक है, प्लस में फिर C4 एंड देन वी हैव माइनस हाफ कोमा हाफ, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए जरा, j का वैल्यू 0 तो इन दोनों केस में तो नहीं है, j का वैल्यू 0, तो आप चाहे j प्लस ऑपरेट कर लो चाहे j माइनस, मुझे तो ये रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला, इक्वेशन 1 से भी नहीं, इक्वेशन नंबर 2 से भी नहीं, और ना ही इक्वेशन नंबर 3 से, ना ही इक्वेशन नंबर 4 से। जब रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको j प्लस j माइनस ऑपरेट करने पर, तो आपको कुछ अनदर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, यू हैव टू यूज अनदर टेक्निक। अब अनदर टेक्निक क्या है, तो एक बात तो ये है साफ साफ कि ऑब्वियसली ये जो स्टेट्स होती हैं ये नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड कहने का मतलब ये हो गया कि 0 0 0 0 ये हमारे पास कितना होना चाहिए 1 के इक्वल। तो अगर ऐसा है तो C3 मोड का स्क्वायर प्लस C4 मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी से दैट C3 मोड स्क्वायर प्लस में C4 मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या हम कोई अभी हमारे पास में कितने हैं 2 अननोन है ना, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएं, देखो ये जो 1 0 है, ये 1 0 और ये जो 0 0 है, दीज आर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ये दोनों क्या है ऑर्थोनॉर्मल है। अगर ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं C3 इंटू 1/√2, C3 इंटू 1/√2, ठीक है, और प्लस में C4 इंटू 1/√2, ठीक है। मीनिंग ये हो गया हमारे पास में कि 1 0 और 0 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास ऑर्थोगोनल और ये हो गया हमारे पास नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड से ये आपको मिल रहा है इक्वेशन, ऑर्थोगोनल से ये इक्वेशन मिलेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप यहां से ब्रा फाइंड आउट करेंगे तो क्योंकि ये दोनों हमारे पास रियल है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो मौजूद नहीं है कि आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो बेसिकली यहां पर भी 1/√2 ही आएगा और यहां पर भी कितना आएगा 1/√2, तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली आपको यहां से मिल जाता है, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, C3 का वैल्यू माइनस का C4, ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो कितना आएगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट वी हैव 2 ऑफ C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसे दैट C3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो बेसिकली आपको C4 कितना मिल गया, C4 भी कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर C3 को प्लस 1/√2 ले रहे हैं तो क्योंकि C3 इज इक्वल टू माइनस C4 है तो C4 को लेना पड़ेगा माइनस का 1/√2। अगर यहां माइनस 1/√2 ले रहे हैं तो यहां लेना पड़ेगा प्लस 1/√2। तो जो टोटल CG कोएफिशिएंट आपके सामने आए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो कौन कौन से आए हैं, देखो 2 तो 1 ही बन गए थे, ठीक है। 2 हमारे पास यहां से आ रहे थे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 एंड लास्ट में हमारे पास यहां पर जैसे मैंने आपको बताया C3 इक्वल्स टू माइनस का C4 है, तो अगर एक बार प्लस 1/√2 लेंगे तो इधर लेना पड़ेगा माइनस 1/√2, यहां माइनस 1/√2 लेंगे तो यहां लेना पड़ेगा प्लस का 1/√2। सो दैट मीन्स 1/√2 एंड अनदर इज माइनस 1/√2। सो दीज आर द CG कोएफिशिएंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे आपने प्रॉब्लम्स को डील करना है। लास्ट में CG कोएफिशिएंट की जो टेबल बनती है ना, ग्रिफिथ्स की बुक में दिया हुआ है, उसको कैसे रीड करते हैं
वो हम लोग जानेंगे एक प्रॉब्लम के थ्रू। लेट अस डील विद दैट प्रॉब्लम। सो अभी हमने हाफ और हाफ के कोरस्पॉन्डिंगली J1 इज इक्वल टू हाफ, J2 इज इक्वल टू हाफ के लिए ये CG कोफिशिएंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। 1 1 1/√2 1/√2 फिर 1/√2 और अनदर क्या है -1/√2। ठीक है, तो आप इस चीज को इस CG कोफिशिएंट की टेबल से भी आप देख सकते हैं। ये टेबल ग्रिफिथ्स की बुक में दिया हुआ है। अब इसको आप रीड करके डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हो सकता है ये आपको दे दे, ठीक है, तो आपको मतलब ये रीड करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हाफ इंटू हाफ का मतलब ये हो गया कि J1 इज इक्वल टू हाफ है और J2 इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, अभी देखो 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है 1 1, अब देखो 1 1 कहां मिल रहा है आपको, ये रहा 1 1, ठीक है, दिस इज 1 1। तो बेसिकली ये आपको क्या मिल रहा है, J और M, तो J और M वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर है यहां पर हाफ और हाफ, तो हाफ और हाफ यानी ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा M1 और M2। ठीक है, सो J और M यहां देखने को मिल रहा है, M1 M2 इस तरफ देखने को मिल रहा है, एंड द रिजल्ट वुड बी दिस, रिजल्ट वुड बी दिस विच इज 1 हेयर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, CG कोफिशिएंट की टेबल जब भी आपको गिवन रहेगी तो जो आप कोफिशिएंट देख रहे हैं ना उस पे आपको रूट जो है खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, रूट आपको दिया नहीं, देखो कहीं पर भी रूट नहीं दे रखा, जबकि यहां पर CG कोफिशिएंट में रूट्स आ रहे हैं, सो रूट आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो नेक्स्ट में 1 -1, तो 1 -1 कहां है, दिस इज 1 -1। ठीक है, J और M की पर्टिकुलर वैल्यूज। फिर M1 M2 कितना है, -हाफ, ये रहा। CG कोफिशिएंट कितना मिला 1, तो ये 1 मिल रहा है यहाँ पे, देखो वेरीफाई हो रहा है ना यहाँ से। नेक्स्ट में आओ 1 0, सो 1 0 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, दिस इज 1 0 एंड -हाफ, तो ये हो जाएगा -हाफ, कोरस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू मिला 1/2, रूट लगाएंगे तो 1/2 मिल रहा है। ठीक है, फिर देखो इसी 1 0 में हाफ -हाफ, तो हाफ ये रहा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली 1/2, रूट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इन द सिमिलर वे 0 0 के लिए देख लो, 0 0 में 1/2 -1/2 में हाफ मिला, ये रहा, सो 1/2, और यहां पर हम मिलेगा माइनस का 1/2। सो दीज आर द CG कोफिशिएंट 1 2 3 4 5 6, दीज 6 आर द CG कोफिशिएंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप यहां से टेबल से इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, इसी टेबल से जो है ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप कीजिए विच इज बेस्ड ऑन CG कोफिशिएंट। ठीक है, सो देखिए प्रॉब्लम है, इसमें हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन एटम का है वो लाई कर रहा है इस स्टेट के अंदर जहां L और Ml का वैल्यू दिया हुआ है, एंड स्पिन स्टेट है SMS। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग J इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको CG टेबल का जरूरत पड़ेगा इसमें। हालांकि इस क्वेश्चन में J1, ठीक है, J2, J, M, M1, M2 क्लियरली यहां नहीं बताया गया है, बट हम ये जरूर जानते हैं कि J का वैल्यू होता है J1 प्लस J2। ठीक है, तो अब यहां पर देखो L और S है ना, दैट मींस LS कपलिंग हो रहा है यहां पर, तो आप ऐसा ट्रीट कीजिए कि J1 कैन बी ट्रीटेड एज L वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड J2 वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं L प्लस S। ठीक है, तो देखो J1 कितना हो गया, J1 मींस L, तो L कितना है 2 है, और J2 का मीनिंग क्या हो गया, J2 का मीनिंग हो गया 1/2। ठीक है, दैट इज S, तो L और S ही हमारे पास J1 J2 है इस केस में। ठीक है, अच्छा अभी जब आप टेबल देखेंगे ना तो 2 × हाफ टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इस टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी J1 और J2, तो ये टेबल आप एक बार ढूंढ सकते हैं, CG जो है कोफिशिएंट की टेबल, ये आपको ग्रिफिथ्स के बुक में मिलेगी, हालांकि मैं आपको अभी शो कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा तो ये J1 J2 की, अब देखो यहां पर J का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, द मिनिमम वैल्यू शुड बी J1 माइनस J2 एंड इट वाज इक्वल टू कितना 2 - हाफ, तो 2 - हाफ कितना हो गया 3/2। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी J1 प्लस J2 2 प्लस हाफ विच इज 5/2। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद बताइए M1 M2 क्या है, तो M1 और M2 इसको डिफाइन कीजिए, तो J1 M1 J2 M2 ऐसे रीड करेंगे ना आप इसको। फिलहाल वैसे L ML और SMS लिख रखा है, लेकिन जब हम पहले प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें तो आप J1 M1 J2 M2 ऐसे पढ़ रहे थे, इसी प्रकार से यहां रीड करें तो M1 और M2 का मतलब क्या हुआ 1 एंड माइनस हाफ, तो यहां लिखेंगे दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस का हाफ। ठीक है, और M कितना आ जाएगा, M शुड बी M1 प्लस M2, जैसे हमने पहले पढ़ा था M इज इक्वल टू कितना होगा M1 प्लस M2, दैट मीन्स यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का हाफ, दैट इज हाफ। ठीक है, दैट इज हाफ। ओके, तो अब आप ये देखिए इस चीज में कि हम लोग क्या करते हैं कि JM कह लो या फिर M1 M2 कह लो, भाई JM जो है ठीक है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं M1 M2 में, या फिर रिवर्स केस भी पॉसिबल है।
है ना, इसको आप इसकी टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए तो भी क्या आएगा, सीजी कोएफिशिएंट ही आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहां पर जो m1 m2 है वो तो वैल्यूज फिक्स्ड है इस केस में, कितना कितना है, m1 इज 1 m2 इज -½ तो आप ऐसे लिखिए, देखिए 1 एंड ये दिस इज m1 एंड m2 कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू अब यहां m का वैल्यू कितना है वो तो फिक्स्ड है हाफ, लेकिन j का वैल्यू डिफरेंट है, एक बार 3/2 दूसरी बार 5/2, तो हम यहां देखो सुपरपोजिशन में लाई कर गया ना एक तरीके से, एक वैल्यू 3/2 दूसरा वैल्यू 5/2, तो हम लिखेंगे C1 देन वी हैव 3/2 j एंड m का वैल्यू फिक्स्ड है हाफ, प्लस में C2 एंड देन वी हैव 5/2 एंड हाफ। ये जो C1 और C2 आएंगे ना, दीज आर CG कोएफिशिएंट्स, ये CG कोएफिशिएंट है हमारे पास। और जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे j इज इक्वल टू 5/2 की, तो ये कौन से स्टेट में है, ये वाले स्टेट में है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, C2 है, C2 मोड का स्क्वायर क्या देगा हमको, प्रोबेबिलिटी देगा। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम C2 मोड का स्क्वायर, यही आपने यहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अब देखो यहां पर जो है ना C1 C2 का वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट टेबल पर जंप करते हैं। अब टेबल आपको शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए 2 into हाफ के लिए हम डिफाइन कर रहे थे, और m1 m2 का वैल्यू, ठीक है ना, m1 m2 का वैल्यू आप ये देखें कि 3/2 हाफ और 5/2 हाफ कहां मिल रहा है, और बेसिकली jm का वैल्यू 1 और -½ कहां मिल रहा है। तो वो पर्टिकुलर जो वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी ना C1 और C2 की, दीज आर 2/5 एंड 3/5, बताओ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो 2/5 एंड 3/5, और रूट आपको खुद से लगाना होता है, खुद से लगाना होगा। ठीक है, तो हम देखो ऐसा लिख सकते हैं कि C1 ये कितना मिल रहा है आपको, C1 मिल रहा है अंडर रूट में, ठीक है 3/5, ठीक है, और ये C2 का वैल्यू आपको मिल रहा है अंडर रूट में 2/5। बेसिकली 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही थी 3/5, और 5/2 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही थी 2/5, तो रूट आपने लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्योंकि C2 कैलकुलेट हो चुका है, इसका मोड का स्क्वायर ले लो, कितना आ गया 2/5, दिस वाज द प्रोबेबिलिटी, और इज दैट 0.4, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, 0.4, सो दिस वाज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।